आपको आदिकाल रचनाओं की प्रामाणिकता से संबंधित टॉपिक पढ़ाने जा रही हूँ, जो आरपीएससी फर्स्ट ग्रेड के सिलेबस में लगा हुआ है। फर्स्ट ग्रेड का सिलेबस मैंने देखा था, उसमें टॉपिक दे रखा है आदिकाल रचनाओं की प्रामाणिकता। इसका क्या मतलब है? इसका मतलब है कि आदिकाल में जो रचनाएं लिखी गई वो प्रामाणिक है कि नहीं है। तो आदिकालीन हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री के कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। आदिकालीन जो हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री है उसके कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। प्रथम वर्ग में कौन सी रचनाएं आती हैं जिनकी भाषा तो हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से क्या है? पूर्णतः मुक्त नहीं है। आदिकालीन हिंदी साहित्य की जो सामग्री है उसके कितने रूप हैं? 2 रूप हैं। पहला रूप क्या है कि जिनकी भाषा तो क्या है? हिंदी है परंतु वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। और दूसरी प्रकार की रचनाएं कौन सी हैं जिनको अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हम क्या कह सकते हैं? कह सकते हैं जिनको क्या कहा जाता है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं कहा जाता है। तो गाइस क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि जो आदिकाल में हिंदी साहित्य की उपलब्ध सामग्री है उनके कौन कौन से 2 रूप हैं। तो हमको याद रखना है कौन से 2 रूप हैं। प्रथम तो वो रूप है जिसकी भाषा तो क्या है? हिंदी है लेकिन वह अपभ्रंश के प्रभाव से पूर्ण रूप से मुक्त नहीं है। और दूसरी प्रकार की रचनाएं कौन सी हैं जिनकी क्या है? भाषा हिंदी है और वो अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त है। और अब हम देखते हैं कि अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं कौन कौन सी हैं। तो पूछा जा सकता है, क्वेश्चन बन सकता है कि अपभ्रंश प्रभावित आदिकाल में कौन कौन सी रचनाएं प्राप्त होती हैं। तो देखो कौन कौन सी रचनाएं हैं। सिद्ध साहित्य है, सार्वकाचार है, सिद्ध साहित्य है, सार्वकाचार है, नाथ साहित्य है, राउल बेल है, गद्य पद। राउल बेल जो कि क्या था? गद्य पद था। राउल बेल क्या है? गद्य पद मिश्रित रचना है। तो कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित हैं? सिद्ध साहित्य है, सार्वकाचार है, नाथ साहित्य है, राउल बेल है जो गद्य पद मिश्रित है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है, हम्बीर रासो है, वर्ण रत्नाकर है जो कि गद्य में हमको प्राप्त होता है। उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि क्या है? गद्य में है। भट्टेश्वर बाहुबली रास है। कौन कौन सी रचनाएं हैं जो अपभ्रंश से प्रभावित हिंदी की रचनाएं मानी जाती हैं? तो कौन कौन सी हैं? सिद्ध साहित्य है, सार्वकाचार है, नाथ साहित्य है, राउल बेल है जो गद्य पद है, उक्ति व्यक्ति प्रकरण है जो कि गद्य में है, भट्टेश्वर बाहुबली रास है, हम्बीर रासो भी क्या है? अपभ्रंश से प्रभावित है, और वर्ण रत्नाकर है जो कि गद्य में प्राप्त होता है। और कौन कौन सी रचनाएं हैं जो हिंदी के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती हैं? तो वो रचनाएं कौन कौन सी हैं? खुमान रासो है, ढोला मारूरा दोहा है, बीसल देव रासो है जो कि क्या है? गे काव्य है, पृथ्वीराज रासो है, परमार रासो है, परमार रासो है, जयचंद्र प्रकाश है, जय मयंक जस चंद्रिका है, चंदनबाला रास है, स्थूली भद्र रास है, रेवंत गिरी रास, नेमिनाथ रास, बसंत विलास और खुसरो की पहेलियाँ। ये क्या है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं मानी जा सकती हैं। क्वेश्चन बन सकता है पेपर में कि आदिकाल में अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं हैं। पहला ऑप्शन आएगा आपको खुमान रासो, दूसरा आएगा बीसल देव रासो, तीसरा ऑप्शन आएगा आपको पृथ्वीराज रासो, चौथा ऑप्शन मिल जाएगा हम्बीर रासो। तो इसमें जो हम्बीर रासो है ये क्या है? अपभ्रंश के प्रभाव से मुक्त हिंदी की रचनाएं नहीं हैं। तो इस तरह से पेपर में क्वेश्चन बन सकता है। अब हम देखते हैं प्रामाणिकता कि ये जो आदिकाल में रचनाएं मिलती हैं इनकी क्या प्रामाणिकता है।
उपर्युक्त रचनाओं में से निम्न रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है। जो हमको रचनाएं मिलती हैं उनमें किन किन रचनाओं की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है, उसमें मिलता है हमको हमीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमार रासो, जिसकी की प्रामाणिकता क्या है, संदिग्ध रही है। कौन कौन की रही है? हमीर रासो, खुमान रासो, बीसलदेव रासो, पृथ्वीराज रासो और परमार रासो। इनमें से जो हमीर रासो है वह अभी तक उपलब्ध नहीं हुआ है। क्या उपलब्ध नहीं हुआ है? हमीर रासो। केवल प्राकृत पेंगलम, ये प्राकृत है, ये टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही उसकी कल्पना चली आ रही है। शेष रासो ग्रंथों के आकार में धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उसका मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। किसका मूल रूप क्या था? हमीर रासो के बारे में कहा गया है कि ये जो रचना है ये अभी तक उपलब्ध नहीं हुई है। केवल प्राकृत पेंगलम में प्राप्त 8 छंदों के आधार पर ही इसकी कल्पना चली आ रही है। शेष रासो ग्रंथ के आकार में भी धीरे धीरे विकास होता रहा है, अतः उसका मूल रूप क्या था यह कहना कठिन है। और जो बीसलदेव रासो और परमार रासो है ये कैसा काव्य है? गे काव्य है, इसलिए उनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। बीसलदेव रासो और परमार रासो के बारे में क्या कहा जाता है कि यह गे काव्य है और इसलिए इसका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। और पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण हैं वो किस रूप में मिलते रहे हैं? हस्तलिखित रूप में मिलते रहे हैं। उनके आकार में भी हमको क्या मिलती है? पर्याप्त असमानता देखने को मिलती है, अतः इस काव्य के मूल रूप का भी अभी तक ठीक ठाक पता नहीं चल सका है। किसका? पृथ्वीराज रासो के विषय में बताया गया है। और खुमांड रासो है उसके आकार में भी क्या हुई है? समय समय पर क्या हुई है? वृद्धि होती रही है तथा छेपक जुड़ते चले गए हैं। खुमांड रासो के बारे में क्या कहा जाता है कि इसके आकार में भी क्या हुआ है? समय समय पर वृद्धि होती रही है तथा छेपक जुड़ते चले गए हैं। ग्रंथ के वर्तमान रूप पर अब हम अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं और यह आरोप प्राय लगाया भी जाता रहा है। किस किस की प्रामाणिकता संदिग्ध रही है? देखो, हमीर रासो की रही है, खुमान रासो की रही है, बीसलदेव रासो की रही है, पृथ्वीराज रासो की रही है और परमार रासो की रही है। इसका कारण मैंने आपको बता दिया है। हमीर रासो की क्यों रही है? क्योंकि इसके प्राकृत पेंगलम में केवल 8 छंद मिलते हैं और उन्हीं 8 छंदों के आधार पर ही इसकी कल्पना चली आ रही है। और बीसलदेव रासो और परमार रासो है वो क्या है? गे काव्य है, इसलिए उनका आकार ही नहीं भाषा भी बदलती रही है। और पृथ्वीराज रासो के जो संस्करण मिलते हैं उनके आकार में भी क्या है? पर्याप्त असमानता है, अतः इस काव्य के मूल रूप का भी ठीक ठाक से पता नहीं चल पाया है। और खुमान रासो के बारे में क्या कहा गया है कि इसके आकार में भी समय समय पर क्या होती रही है? वृद्धि होती रही है तथा छेपक जुड़ते चले गए हैं। अतः रासो ग्रंथ के वर्तमान रूप पर अब हम क्या लगा सकते हैं? अप्रामाणिकता का आरोप लगा सकते हैं और यह आरोप प्राय लगाया जाता भी रहा है। किंतु यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि यह सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और ना अप्रामाणिक ही। लेकिन यह स्वीकार करना, आगे वो क्या कहते हैं कि यह स्वीकार करना भी अनुचित नहीं है कि ये जो सभी रासो ग्रंथ मिले थे ये सर्वांश में क्या है? ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और ना ही अप्रामाणिक। हम इनको अप्रामाणिक भी नहीं कह सकते। निश्चय ही इन सब की रचना किसमें हुई है? आदिकाल में हुई थी। धीरे धीरे उनके किसमें परिवर्तन होता चला गया? आकार एवं रूप में परिवर्तन होता गया, किंतु इस परिवर्तन के कारण आदिकाल में उनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं किया जा सकता। अर्थात हम इसको आदिकाल के अंतर्गत लेकर चलते हैं। क्यों लेकर चलते हैं? क्योंकि हम इनके अस्तित्व को अस्वीकार नहीं कर सकते। क्यों नहीं कर सकते? क्योंकि ये सभी रासो ग्रंथ सर्वांश में ना तो उत्तरकालीन रचनाएं हैं और ना ही ये हम इनको अप्रामाणिक ही
भी कह सकते हैं। अब देखो अगला प्रश्न उठता है कि ये सारी रचनाएं हैं, इनमें से हम किन रचनाओं को तो ग्रहण करते हैं और किन को हम छोड़ सकते हैं। तो ग्रहण और त्याग का प्रश्न भी उठाया जाता रहा है। हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया है उनके विषय में हमारी दृष्टि बहुत स्पष्ट है। फिर आगे कहते हैं कि हमने आदिकाल की सामग्री के अंतर्गत जिन रचनाओं को सम्मिलित किया है उनके विषय में हमारी दृष्टि क्या है, बहुत स्पष्ट है। हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की रचनाएं कौन कौन सी हैं, पयुम चरियु जो कि अपभ्रंश में है, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसर चरियु ये कि किस में रचनाएं हैं, भविष्यत कहा, संदेश रासक आदि रचनाएं क्या है, हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं। जबकि ये क्या है, हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की, ये क्या है, अपभ्रंश की रचनाएं हैं, हम ना तो शुद्ध अपभ्रंश की पयुम चरियु, स्वयंभू छंद, महापुराण, जसर चरियु, भविष्यत कहा, संदेश रासक आदि को हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं। मतलब हम इनको हिंदी की रचनाएं स्वीकार करना उचित समझते हैं, नहीं समझते हैं, क्योंकि ये किसकी रचनाएं हैं, शुद्ध अपभ्रंश की रचनाएं हैं। और ना हिंदी के सिद्ध काव्य, नाथ साहित्य, सार्वकाचार, राउल बेल, भट्टेश्वर बाहुबली, रास आदि उन ग्रंथ को हिंदी साहित्य के बाहर रखना ही न्याय उचित मानते हैं, जिस पर अपभ्रंश भाषा क्या है, एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः किस भाषा में लिखे गए हैं, हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। जो सिद्ध काव्य है, नाथ साहित्य है, सार्वकाचार है, राउल बेल है, भट्टेश्वर बाहुबली, रास है, इन ग्रंथों पर क्या है, इनको हम हिंदी साहित्य के बाहर नहीं रख सकते। बाहर क्यों नहीं रख सकते, क्योंकि हम बाहर रखना न्याय उचित नहीं मानते हैं। क्यों नहीं मानते हैं, क्योंकि इन पर अपभ्रंश भाषा क्या है, मात्र एक प्रभावी तत्व है और जो मूलतः किस में लिखे गए हैं, हिंदी भाषा में लिखे गए हैं। इसी प्रकार हमारी दृष्टि में जो पृथ्वीराज रासो है, परमार रासो है, आदि भी रासो ग्रंथ भी क्या है, आदि काल की सीमा से त्याज्य नहीं है, जो मूलतः पूर्व पीठिका में लिखे गए थे और बाद में जिनका आकार बदला। जो रासो ग्रंथ थे जो पहले किस रूप में लिखे गए थे, पूर्व पीठिका के रूप में लिखे गए थे और बाद में क्या हुआ, उनके आकार में समय समय पर क्या होता गया, परिवर्तन होता गया। यदि आकार वृद्धि परिवर्तन को निर्णायक तत्व मानने लग जाए तब तो कबीर, सूर, तुलसी, मीरा, बिहारी आदि कृतियों की प्रामाणिकता भी विशुद्ध नहीं रह सकती। एक अन्य तर्क क्या दिया, एक अन्य तर्क यह भी दिया जाता रहा है कि जो रचनाएं जैन और बौद्ध धर्म के विषय में लिखी गई हैं वे क्या है, साहित्य की रचनाएं नहीं है, अतः उनका साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। साहित्य का जब इतिहास लिखा गया तो क्या तर्क दिया गया कि जो जैन रचनाएं हैं और बौद्ध धर्म के विषय में जो लिखी गई रचनाएं हैं उनको साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए। रामचंद्र शुक्ल क्या है, इस मत के पोषक हैं, किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं है। इस निर्णय से सहमत कौन है, शुक्ल जी। शुक्ल जी क्या कहते हैं, इन रचनाओं को साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं मिलना चाहिए और वो ही स्वयं अपने इतिहास में इन रचनाओं को आदिकाल के अंतर्गत स्थान देते हैं। किंतु हजारी प्रसाद द्विवेदी इस निर्णय से सहमत नहीं है। इस संबंध में उनका जो मत व्यक्त किया गया है वही अधिक तर्क संगत है। अब देखो हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, वे लिखते हैं कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निस्संदेह उत्तम काव्य है। हजारी प्रसाद द्विवेदी क्या लिखते हैं, कई रचनाएं जो मूलतः जैन धर्म भावना से प्रेरित होकर लिखी गई हैं निस्संदेह क्या है, उत्तम काव्य है और हम्मीर रासों की भांति ही साहित्य के इतिहास के लिए स्वीकार्य हो सकती है। जिस प्रकार हमने हम्मीर रासों को साहित्य के इतिहास के अंतर्गत स्वीकार्य किया है
उसी प्रकार से जैन धर्म भावना से प्रेरित जो साहित्य लिखा गया उसका स्थान भी साहित्य के अंतर्गत स्वीकार्य हो सकता है। यही बात हम बौद्ध सिद्धों की कुछ रचनाओं के बारे में भी कहा जा सकता है। अतः पूर्वोक्त समस्त सामग्री को आदिकाल के इतिहास की सामग्री मानना ही न्याय संगत है। इस बात को कौन कहते हैं? हजारी प्रसाद द्विवेदी कहते हैं। और शुक्ल जी इस बात के बिल्कुल खिलाफ हैं। वो कहते हैं कि अपभ्रंश की जो रचनाएं हैं उनको साहित्य के इतिहास में स्थान नहीं दिया जाना चाहिए। इसके अलावा जो रासो ग्रंथ हैं जो अप्रामाणिक हैं उनको भी स्थान नहीं मिलना चाहिए, जबकि वे स्वयं भी अपने इतिहास में रासो ग्रंथों को भी आदिकाल के अंतर्गत प्रस्तुत करते हैं। और उन्होंने उन्हीं रासो ग्रंथों के आधार पर ही आदिकाल का नाम क्या रखा था? वीर गाथा काल रखा था। क्यों रखा था? उन्होंने रासो काव्य की प्रधानता के आधार पर रखा था। क्योंकि यदि हम शुक्ल के काल विभाजन को देखते हैं तो उन्होंने काल विभाजन का आधार क्या बनाया है? प्रवृत्तिगत विशेषता। उस युग की क्या विशेषता रही थी? तो शुक्ल जी को आदिकाल में रासो काव्य नजर आया, इसलिए उन्होंने उस काल का नामकरण क्या किया? वीरगाथा काल। जबकि हजारी प्रसाद द्विवेदी इस मत के पोषक नहीं हैं। वो कहते हैं कि इन रचनाओं को भी साहित्य के अंतर्गत स्थान दिया जाना चाहिए। तो गाइस, आज मैंने आपको रासो साहित्य आदिकाल की साहित्य सामग्री की प्रामाणिकता वाला टॉपिक आज पूरा करा दिया है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगती है तो इसे अन्य छात्रों के लिए शेयर करना मत भूलना। अगला टॉपिक भी मैं आदिकाल, अभी हमारा आदिकाल समाप्त नहीं हुआ है। आदिकाल के बहुत सारे टॉपिक हैं जो मैं आपको समझाती भी जाऊँगी और ऑब्जेक्टिव टाइप के क्वेश्चन भी मैंने अपने चैनल पर डाल दिए हैं। आप विजिट करके उनका अध्ययन कर सकते हो। आप ये जान पाओगे उनके द्वारा कि किस तरह के क्वेश्चन प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस हैं वो सारे, कि किस तरह के क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। थैंक यू गाइस।